क्या भारत अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को खत्म करने जा रहा है? और क्या एक ऐसा एयरक्राफ्ट भारत में आने वाला है जो भारत के फाइटर जेट इंजन को एक नई ताकत दे सकता है, जो कावेरी 2.0 और 120 किलोटन के इंजन के लिए एक वरदान साबित हो सकता है? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईने हिंदी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के इंजन टेस्ट बेड प्रोग्राम के बारे में। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हाल ही में एक खबर सामने आई है जहां पर बताया गया कि एक डीकमीशन इल्यूशन IL-70 एक टैंकर, जिसे अब कार्गो एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है, वो सेल के लिए अवेलेबल है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे एक फ्लाइंग टेस्ट बेड में बदला जा सकता है। मतलब एक ऐसा उड़ता हुआ प्लेटफॉर्म जो नए इंजन के लिए रियल फ्लाइट कंडीशन में टेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी ला सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि भारत को इसकी जरूरत क्यों है। देखिए, आज भारत AMCA Mark II और दूसरे प्रोग्राम्स के लिए इंजन विकसित कर रहा है। अब इसमें कावेरी इंजन से लेकर 120 किलोमीटर तक के इंजन दोनों हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हैं और ये दोनों बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। लेकिन समस्या ये है कि भारत के पास कोई डेडिकेटेड फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट नहीं है। अभी टेस्टिंग मोस्टली ग्राउंड पर होती है, लेकिन ग्राउंड टेस्टिंग में आप ये चीजें पूरी तरीके से टेस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस हो गई, रियल एयर फ्लो डिस्टॉर्शंस हो गए, थर्मल स्ट्रेस हो गया या फिर डायनेमिक इंजन रिस्पॉन्स हो गया। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि हमें एक्चुअल फ्लाइंग टेस्ट बेड इनकी ज़रूरत महसूस करवाती हैं, और इन सब का टेस्ट एक एक्चुअल फ्लाइंग टेस्ट बेड में ही होगा, और इसीलिए भारत को एक टेस्ट बेड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब आइए बात करते हैं एयरक्राफ्ट की। IL-78 की अगर हम बात करें तो इसकी खासियत ये है कि इसका फ्यूजलाज काफ़ी बड़ा है, हाई पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है तकरीबन 54 टन की, और इसमें हमें रियर लोडिंग रैंप भी देखने को मिलता है, और ये एक स्टेबल प्लेटफॉर्म है। यानी इसमें आप इजीली एक्सपेरिमेंटल इंजन्स को लगा सकते हैं, सेंसर्स और टेलीमेट्री सिस्टम्स को लगा सकते हैं, और इसमें हमें इंस्ट्रूमेंटेशन रैक्स भी देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया पहले से इस प्लेटफॉर्म को इंजन टेस्ट बेड के रूप में यूज कर चुका है। मतलब ये ऑलरेडी एक प्रूवन कॉन्सेप्ट है। अगर भारत ये एयरक्राफ्ट एक्वायर करता है तो इंजन डेवलपमेंट हमारा फास्ट हो जाएगा, रियल फ्लाइट टेस्टिंग पॉसिबल हो पाएगी और प्रोटोटाइप वैलिडेशन भी जल्दी होगा। और सबसे खास बात यह है कि रिस्क काफ़ी कम होगा। और उससे भी बड़ी बात, इंडिया फाइनली इंडिजिनस जेट इंजन कैपेबिलिटी में एक बड़ा जंप ले सकता है, जो आज के समय भारत का सबसे वीक पॉइंट है। लेकिन यहाँ चुनौतियाँ कम नहीं हैं। अगर हम रियलिटी चेक देखें तो यहाँ पर जियोपॉलिटिकल रिस्क है। एयरक्राफ्ट रशियन ओरिजिन का है, लेकिन अभी US में रजिस्टर्ड है। ट्रांसफर के लिए US प्लस रशिया दोनों का अप्रूवल लगेगा। अब IL-76 या 78 फैमिली की बात करें तो ये दोनों फैमिली के एयरक्राफ्ट सप्लाई चेन इश्यूज से बहुत ज़्यादा परेशान है, और जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं उसके बाद से ये परेशानी निम्नतम स्तर पर जा चुकी है। अब अगर स्पेयर पार्ट्स और लॉन्ग टर्म सपोर्ट की बात करें तो भारत के लिए इस चीज़ के लिए पहले से खुद को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हमें आगे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फ्लाइंग टेस्ट बेड बनाना आसान नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस, इंजन माउंटिंग रीडिज़ाइन और सेफ्टी सिस्टम्स के साथ साथ जो एडवांस टेलीमेट्री है ये भी चाहिए होता है। यानी ये सब फुल स्केल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की सोचे तो भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही है, वो है इंजन टेक्नोलॉजी। फाइटर जेट बनाना आसान नहीं, लेकिन इंजन बनाना उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल है, और आज भारत की इसी वजह से काफ़ी पीछे है। अगर ये फ्लाइंग टेस्ट बेड आता है तो रैपिड टेस्टिंग साइकिल्स होंगे, और इसके अलावा जो इटरेटिव डेवलपमेंट पॉसिबल है वो हो पाएगा। इंडिजिनस कैपेबिलिटी मजबूत होगी। यानी सवाल ये नहीं है कि एयरक्राफ्ट परफेक्ट है या नहीं, सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इंडिया रिस्क लेकर अपने फ्यूचर इंजन इकोसिस्टम को बूस्ट करेगा। क्योंकि अगर ये डील सही तरीके से एग्जीक्यूट होती है तो ये सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं होगा, बल्कि ये भारत के एरोस्पेस फ्यूचर का एक फाउंडेशन बन सकता है। और ऑलरेडी भारत ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इसी तरह गंवा दी है। आपको याद होगा लास्ट ईयर तकरीबन फरवरी या मार्च की बात थी जब एयर इंडिया का एक बोइंग 747 रिटायर हो रहा था, और उस समय मीडिया में इस चीज़ को कवर भी किया गया था कि भारत के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भारत चाहे तो उस विमान को ले सकता है और उस विमान को एक फ्लाइंग टेस्ट बेड में कन्वर्ट कर सकता है। और उस समय आवाज़ काफ़ी शोर शराबे के साथ उठी थी, लेकिन अंत में हुआ वही जो हमेशा होता है। भारत ने उसमें एकदम न्यूट्रल रुख अपनाया और अंत में वो विमान भी बेच दिया गया। यानी वो विमान भी भारत के हाथ से निकल गया। और अभी हम सब जानते हैं कि कावेरी इंजन में जो कुछ भी हो रहा है उसमें भारत की एक बहुत बड़ी कमी उजागर हुई है, और वो है स्वदेशी फ्लाइंग टेस्ट बेड विमान का भारत में ना होना। तो यहाँ पर देखना यह है कि भारत सरकार इस पे क्या कदम लेती है। क्या फ्लाइंग टेस्ट बेड के लिए किसी को चिन्हित किया गया है या चिन्हित किया जा रहा है, यह हमें आने वाले भविष्य में
पता चल जाएगा। क्या भारत का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आने वाले समय में दुश्मन के ड्रोन को आसानी से हवा में ही खत्म कर सकता है? और आज के युद्ध बदल चुके हैं, लेकिन अब टैंक और फाइटर जेट के अलावा भी एक और बड़ा खतरा है, वो है लोइटरिंग म्यूनिशन और स्वार्म ड्रोन का। लेकिन इसके लिए हमारे एलसीएस प्रचंड हेलीकॉप्टर को क्या हम यूज कर सकते हैं? आइए पूरा मामला समझते हैं। एलसीएस प्रचंड यानी कि हमारा स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसे एचएएल ने बनाया है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि यह हाई एल्टीट्यूड कैपेबिलिटी के साथ में आता है। यानी ये 6500 मीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है और कठिन से कठिन मौसम में भी कार्य करने की इसकी क्षमता जो है वो बेहतरीन है। पहले ये सिर्फ भारतीय सेना और वायुसेना में तैनात है, लेकिन अब इसे एक नए रोल में देखा जा सकता है, वो है एंटी ड्रोन वॉरफेयर प्लेटफॉर्म के तौर पर। अब यहाँ पर ये अपडेट बड़ी इसलिए है क्योंकि आज के युद्ध में ड्रोन गेम चेंजर बन चुके हैं। ये सस्ते हैं और तेजी से तैनात होने वाले हैं और स्वार्म में यानी झुंड में हमला करने की क्षमता रखते हैं। यूक्रेन वॉर में और मिडिल ईस्ट के युद्ध में हमने देखा है कि कैसे छोटे ड्रोन बड़े हथियारों को भी मात दे सकते हैं, क्योंकि अपने हाल ही में देखा होगा कि जो ईरानियन ड्रोन है इसने अमेरिकी एवैक सिस्टम को उड़ा दिया है। और यही वजह है कि अब हर देश काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाने पर फोकस कर रहा है और इसीलिए अब एंटी ड्रोन सिस्टम काफ़ी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहे हैं। अब एलसीएस की अगर हम बात करें तो इसमें कंपास EO/IR सिस्टम लगा है, यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर्स लगे हैं जो दिन रात निगरानी के लिए परफेक्ट हैं। हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग देते हैं, ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग और लेजर डेजिग्नेशन हमें देखने को मिल जाता है। अब सबसे खास चीज़ तो ये है कि प्रचंड छोटे और तेज ड्रोन को दूर से ही पहचान सकता है और हेलमेट माउंटेड साइट के कारण पायलट सिर्फ देखकर टारगेट को लॉक कर सकता है। अब बात करते हैं अगर ड्रोन पास आ जाए तो क्या होगा। एलसीएस प्रचंड में 20 mm की M621 कैनन लगी हुई है जो कि 800 राउंड प्रति मिनट तक फायर करती है, जिसकी रेंज 2 किलोमीटर है। ये गन खासकर छोटे ड्रोन और स्वार्म के खिलाफ बहुत प्रभावी मानी जाती है। इसके फ्रेगमेंटेशन राउंड्स को शार्पनेल का जाल एक शार्पनेल का जाल बनाते हैं जो कि कई ड्रोन को एक साथ गिरा सकते हैं। अगर ड्रोन इससे दूर भी हो तो यहाँ पर हमें आगे आने वाले भविष्य में जो FZ-275 लेजर गाइडेड रॉकेट्स हैं वो देखने को मिलते हैं जो आगे आने भविष्य में काम आएंगे। इनकी रेंज 7 किलोमीटर की है और इनकी एक्यूरेसी जो है वो 1 CEP की है, यानी ये रॉकेट जो सॉफ्ट टारगेट्स है उनको, व्हीकल्स को और जो ड्रोन्स हैं उनको भी सटीक निशाना बना सकते हैं और भविष्य में ये भारत की काफ़ी मदद भी कर सकते हैं। एयरबर्स्ट जो वॉरहेड है उनकी वजह से ये पास में फटकर कई टुकड़ों में बिखरता है और जो ड्रोन स्वार्म हैं उनके खिलाफ इसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है भविष्य में। अब सोचिए, पहले ही डिटेक्शन अगर हो जाए, फिर क्लोज कॉम्बैट में 20 mm की गन हो और फिर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक के लिए रॉकेट्स हो, तो ये एक लेयर डिफेंस सिस्टम जैसा इकोसिस्टम बनाता है। यानी प्रचंड सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं है बल्कि एक कंप्लीट ड्रोन किलर प्लेटफॉर्म बन सकता है अगर भारत चाहे तो। अगर हम एलसीएस प्रचंड की स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 268 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की है, हाई मोबिलिटी है और माउंटेन ऑपरेशन में इसको महारत हासिल है। जहां ग्राउंड बेस्ड सिस्टम फेल हो जाते हैं वहां पर एलसीएस प्रचंड पहुंचकर ऑपरेट कर सकता है। फॉरवर्ड एयर बेसिस की रक्षा हो गई या फॉरवर्ड बेसिस की रक्षा हो गई, ड्रोन स्वार्म इंटरसेप्ट करना हो गया या फिर बॉर्डर सर्विलेंस हो गया, इन सब में ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और भविष्य में इसमें डेडिकेटेड एंटी ड्रोन मिसाइल्स भी जुड़ने वाली हैं, लोइटरिंग म्यूनिशन भी आने वाले हैं, AI बेस्ड टारगेटिंग देखने को मिलने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी देखने को मिलने वाले हैं और ये इस प्लेटफॉर्म को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। यानी स्पष्ट है कि हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज का एक भंडार है, लेकिन हमें यह भी स्वीकारना होगा कि हर चीज परफेक्ट नहीं होती। बहुत बड़े ड्रोन स्वार्म में चुनौतियां भी काफी ज्यादा होती हैं, कंटिन्यूअस ऑपरेशन में लिमिटेशंस होती हैं और कॉस्ट वर्सेस चीप ड्रोन्स का इम्बैलेंस भी देखने को मिलता है। इसीलिए इसे ग्राउंड सिस्टम के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना होगा और भारत इसी क्षेत्र में कदम बढ़ा रहा है और आने वाले भविष्य में कोई संदेह नहीं होगा अगर हमें एंटी ड्रोन रोल में ये हेलीकॉप्टर्स देखने को मिल जाएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।